वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बीसीडब्ल्यू के सीबीएस कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज के अंतर्गत हम बीसीडब्ल्यू फैमिली आप लोगों को एक पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन क्वेश्चन के मेथड से कराया करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए थे और आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज का ये हम लोगों का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि विच स्कीम और पॉलिसी ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडेड इन द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर द चीप। मतलब कि अगर हिंदी में हम लोग देखें तो हिंदी में ये प्रश्न ये है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी योजना और नीति ने कम खर्चे में साम्राज्य के निर्माण में सहायक भूमिका निभाई। और आपके जो ऑप्शन दिए गए थे वो दिए गए थे व्यपगत सिद्धांत, सहायक संधि, घेरे की नीति या द्वैध शासन। अगेन हम लोग इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ते देखते हैं कि विच स्कीम और पॉलिसी ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडेड इन द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर ऑन द चीप। पहला ऑप्शन था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा था सब्सिडरी अलायंस, तीसरा था रिंग फेंस पॉलिसी और चौथा था डायरकी। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था बी, सब्सिडरी अलायंस। अगर हम लोग हिंदी में देखें तो हिंदी में इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सहायक संधि। सहायक संधि वो संधि है जिसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कम खर्चे में साम्राज्य के निर्माण का काम किया है। अब हम लोग सहायक संधि के विषय में अगर देखें तो सहायक संधि, जिसे सब्सिडरी अलायंस भी कहा जाता है, सब्सिडरी अलायंस, इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली की संधि है, लॉर्ड वेलेस्ली। और वैसे तो ये सब्सिडरी अलायंस का आइडिया ड्यूप्लिक्स का था। ड्यूप्लिक्स जो फ्रेंच गवर्नर जनरल था उसका ब्रेन चाइल्ड था, लेकिन इस सब्सिडरी अलायंस को पॉपुलराइज करने का श्रेय और इसको इंडियन स्थिति के अनुसार मॉडिफाई करने का श्रेय लॉर्ड वेलेस्ली को जाता है, जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा है। सब्सिडरी अलायंस वो नीति थी जिसके तहत ब्रिटिश सरकार या कंपनी, यहाँ पे तो अभी कंपनी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक अलायंस, एक गठबंधन करती थी नेटिव इंडियन रूलर्स के साथ। मतलब जो भारत के राजे रजवाड़े थे उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी एक संधि, एक ट्रीटी साइन करती थी जिसको सब्सिडरी अलायंस कहते थे। और अगर किसी इंडियन रूलर ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो उसे कुछ शर्तें फॉलो करनी होती। जैसे पहला शर्त ये होता था कि अगर आपने कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली तो अब आपको अपनी फौज को डिसबैंड करना होगा। आप राजा हैं तो आपकी कोई ना कोई सेना, कोई ना कोई फौज रही होगी। तो अगर आपने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया कंपनी के साथ तो अब आपको अपनी फौज को हटाना होगा और उसके जगह ईस्ट इंडिया कंपनी खुद के द्वारा ट्रेंड की हुई फौज आपको मुहैया करवाती। ठीक है, तो आप इंडियन स्टेट थे, आपने सब्सिडरी अलायंस साइन किया। सब्सिडरी अलायंस का सबसे पहला प्रभाव तो ये कि आपको अपनी फौज को हटानी होती और उसके जगह ईस्ट इंडिया कंपनी आपको खुद से कंपनी के द्वारा अपॉइंटेड सोल्जर्स या ट्रुप्स प्रोवाइड करती। लेकिन उस सोल्जर्स का पेमेंट, उस सैनिकों का वेतन उसी इंडियन स्टेट को करना होता जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन की है। तो पहला प्रोविजन तो ये हो गया सब्सिडरी अलायंस का। दूसरा प्रोविजन ये होता था कि आपने सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली तो अब आपके दरबार में, अब आपके कोर्ट में एक ब्रिटिश अधिकारी हमेशा मौजूद रहेगा जिसको रेसिडेंट कहा जाएगा। और आप अपने साम्राज्य से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण फैसले, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन बिना उस रेसिडेंट के प्रेजेंस में नहीं कर सकते थे। तो सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस जब आपने कंपनी के साइन किया तो पहले आपको अपनी फौज हटानी पड़ेगी और आपको अपनी फौज हटाकर कंपनी के द्वारा रिक्रूट की गई फौज को रखना पड़ेगा और जिसकी सैलरी भी आप ही को देनी होगी। ये पहली शर्त होती थी सब्सिडरी अलायंस की। दूसरी शर्त ये होती थी कि अब आपके कोर्ट में, दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी जिसे रेसिडेंट कहा जाएगा वो हमेशा मौजूद रहेगा और आप अपने साम्राज्य
साम्राज्य से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण फैसले बिना उस रेसिडेंट के प्रेजेंस में नहीं ले सकते थे। और धीरे धीरे यही रेसिडेंट, जिसका शुरुआत में एडवाइजरी फंक्शन हुआ करता था, वो बाद के दिनों में रियल पावर सेंटर डेवलप हो जाता था। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन सब्सिडरी अलायंस का होता था कि अब आपने सब्सिडरी अलायंस साइन की तो अंग्रेज ब्रिटिशर्स को छोड़कर और कोई भी यूरोपियंस को आप अपनी सेवा में अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स को छोड़कर और कोई भी यूरोपियन पावर, चाहे वो पोर्तुगीज हो, चाहे डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, इन लोगों को आप अपनी सेवा में नहीं रख सकते हैं। चौथा शर्त ये होता था कि आपने सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली तो अब आपकी विदेश नीति, आपकी फॉरेन पॉलिसी को भी कंपनी गाइड करेगी। और अगर इन सभी चीजों को आप फॉलो करते हैं तो इसके अवज में कंपनी सिर्फ ये आश्वासन देती थी कि आप पर अगर किसी तरीके का वॉर होता है तो ऐसी केसेस में कंपनी आपके मदद के लिए आएगी। तो ये जो पूरा नीति था, इसी को सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि कहते थे। तो सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि के क्या क्या प्रोविजन थे कि अगर आपने सब्सिडरी अलायंस साइन किया, और सब्सिडरी अलायंस किसके किसके बीच में साइन होता था, तो ये साइन होता था बिटवीन नेटिव इंडियन स्टेट। नेटिव इंडियन स्टेट कहने का मतलब जो भारत की ताकत थी, शक्ति, नेटिव इंडियन स्टेट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये होता था सब्सिडरी अलायंस। और अगर आपने सब्सिडरी अलायंस साइन किया तो इसका पहला प्रोविजन क्या होता था कि जो इंडियन रूलर होते थे, जो भारतीय शासक होते थे, इंडियन रूलर जो भारतीय शासक है जिन्होंने इस सब्सिडरी अलायंस को साइन किया है, दे हैव टू डिसबैंड देयर आर्मी। उनको अपनी सेना को डिसबैंड करना होता था, खत्म करना होता था, और इसके जगह इन प्लेस दे हैव टू एक्सेप्ट कंपनी रिक्रूटेड सोल्जर्स। अपनी सेना इनको हटानी होती थी और कंपनी के द्वारा रिक्रूटेड सेना, सोल्जर्स जो होती थी, उसको एक्सेप्ट करना होता था। प्लस सैलरीज का पेमेंट जो होता था, सैलरीज वेयर पेड बाय इंडियन रूलर। तो सबसे पहला प्रोविजन तो सब्सिडरी अलायंस का ये हो गया जो मैंने आपको बताया। दूसरा था कि आपने सब्सिडरी अलायंस साइन किया तो अब एक रेसिडेंट जो ब्रिटिश ऑफिसर होगा, जो एक ब्रिटिश अधिकारी होगा, वो अब आपके दरबार में उसकी मौजूदगी हमेशा होगी। रेसिडेंट ब्रिटिश ऑफिसर विल ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा ये मौजूद होगा, विल ऑलवेज प्रेजेंट इन कोर्ट, दरबार में। और अपने साम्राज्य से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आप बिना इस रेसिडेंट के प्रेजेंस के नहीं ले सकते थे। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता था सब्सिडरी अलायंस का कि रेसिडेंट हो गया, उसके बाद अदर यूरोपियन पावर्स कहने का मतलब कि ब्रिटिशर्स को छोड़कर अदर यूरोपियन पावर्स एक्सेप्ट ब्रिटिश लोगों को छोड़कर और किसी अन्य यूरोपियन ताकतों को यू कैन नॉट एम्प्लॉय इन सर्विस। आप अपनी सेवा में ब्रिटिशर्स को छोड़कर और किसी अन्य यूरोपियन ऑफिसर को सेवा में नहीं रख सकते थे। और इसके अलावा फोर्थ, फॉरेन रिलेशंस, जो विदेश नीति होगी आपकी, वो भी किसके द्वारा गाइड की जाएगी, कंपनी के द्वारा। तो फॉरेन रिलेशंस विल बी रेगुलेटेड बाय कंपनी। और इन सभी के बदले कंपनी क्या करती, कंपनी आपको आश्वासन देती कि आप कंपनी के दोस्त हैं और भविष्य में किसी भी तरीके का आक्रमण आपके साम्राज्य पे होता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी आपकी रक्षा के लिए आएगी। और फिफ्थ होता था कि कंपनी एश्योर करती थी विथ द प्रोटेक्शन टू इंडियन स्टेट। तो ये था सब्सिडरी अलायंस जिसको स्टार्ट किया था आपको किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। और इसको क्यों कहा गया है कि एक चीप माध्यम था, सस्ता तरीका था ब्रिटिशर्स लोगों के लिए अपना साम्राज्य बनाने के लिए। तो इसका एक जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है
कि जब सब्सिडरी अलायंस कोई राजा साइन करता था तो वो इनडायरेक्टली कंपनी के कंट्रोल में तो आ ही जाता था, लेकिन कंपनी को उस राज्य को मेंटेन करने के लिए खर्चे नहीं देने होते थे। जैसे कि कंपनी ने अगर सब्सिडरी अलायंस साइन किया तो आर्मी खत्म हो गई, आर्मी अपनी कंपनी ने रिक्रूट कर कर उस राजा को दी, लेकिन उस आर्मी का पेमेंट कौन कर रहा है? तो वो राजा जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है। तो ऐसे में क्या होता था कि कंपनी बहुत सारे क्षेत्रों में सब्सिडरी अलायंस के जरिए अपना प्रभाव मेंटेन करने में सफल रहती थी, और इन क्षेत्रों में कंपनी को डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी नहीं देना होता था। और इसी की वजह से सब्सिडरी अलायंस को कहा गया है कि सब्सिडरी अलायंस वो योजना है, वो पॉलिसी है जिसने कंपनी की मदद की है इन क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर ऑन द चीप। सस्ते में एम्पायर क्रिएट करने में सब्सिडरी अलायंस ने एक अहम भूमिका निभाई। अब हम लोग कुछ इंडियन स्टेट देख लेते हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया। तो सबसे पहला इंडियन स्टेट जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है वो है हैदराबाद। तो हैदराबाद के निज़ाम, ये क्वेश्चन आ सकता है, हैदराबाद के निज़ाम भारत की पहली राजनीतिक ताकत है जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया। तो फर्स्ट में निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के निज़ाम 1798, 1798। तो पहली ताकत जिसने साइन किया है सब्सिडरी अलायंस वो कौन है? हैदराबाद। हैदराबाद के बाद मैसूर, मैसूर ने साइन किया है सब्सिडरी अलायंस को 1799, 1799 में। मैसूर के बाद तांजोर, तांजोर, तांजोर ने भी साइन किया है 1799 में, 1799। तांजोर के बाद फिर आप लिख सकते हैं अवध, अवध, अवध ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था 1801 में। अवध के बाद पेशवा, और पेशवा में बाजीराव सेकंड, पेशवा, और पेशवा में भी किस बाजीराव, किस पेशवा ने साइन किया था? तो बाजीराव सेकंड ने, पेशवा ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है 1802 में। पेशवा के बाद भोसले एंड सिंधिया, भोसले एंड सिंधिया, भोसले और सिंधिया ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है 1803 में। और उसके बाद होलकर्स, होलकर्स, होलकर्स लोगों ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है आपको 1818 में, 1818 में। ठीक है, तो पहला इंडियन स्टेट जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया वो है हैदराबाद। हैदराबाद ने 1798 में। हैदराबाद के बाद मैसूर, मैसूर ने साइन किया 1799 में। मैसूर के बाद तांजोर, और इसको आप याद कर लीजिएगा, तांजोर ने साइन किया है 1799। तांजोर के बाद अवध, अवध ने साइन किया है 1801 में। अवध के बाद पेशवा, पेशवा ने साइन किया 1802। पेशवा के बाद भोसले एंड सिंधिया, भोसले व सिंधिया, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन की 1803 में। उसके बाद होलकर्स, होलकर्स जो कि इंदौर के मराठा चीफ थे, इन्होंने साइन किया 1818 में। तो ये था आपको सब्सिडरी अलायंस, और सब्सिडरी अलायंस को स्टार्ट किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर सब्सिडरी अलायंस। क्लियर है? तो सब्सिडरी अलायंस में किस स्टेट ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया वो हम लोगों ने डिस्कस किया, और साथ ही साथ सब्सिडरी अलायंस क्या होता था दैट ऑल्सो वी डिस्कस। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने क्या टिक किया था इस क्वेश्चन का आंसर वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक चीज और, इसमें हम लोगों ने ई ऑप्शन हम लोगों ने अभी नहीं दिया है, लेकिन बाद के जो सीबीएस सीरीज आएंगे उसमें आपको ई ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जो बीपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है इस बार से, कि अगर आप किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप उसमें ई कलर करें। तो ई ऑप्शन इस स्लाइड में मिसिंग है। नेक्स्ट जो भी सीबीएस के आपके स्लाइड्स आएंगे उसमें हम लोगों का ई ऑप्शन भी रहेगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, प्रश्न इसका क्या जवाब आपने लिखा था वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था हम लोगों के सीबीएस सीरीज का वो ये था कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के आधार पे व्हाट ट्रिगर्ड द annexation of princely states
बाय द ब्रिटिश, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का जो संधि है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के संधि में ऐसा क्या होता था जिसकी वजह से इंडियन स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश लोग ऑक्यूपाई करते थे। इसको हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। व्यापगत सिद्धांत, व्यापगत सिद्धांत अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को कहते हैं। तो व्यापगत सिद्धांत और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांतों के अनुसार ब्रिटिश द्वारा रियासतों के विलय का मुख्य कारण क्या था? ओके, पहला ऑप्शन दिया हुआ है किसी शासक की मृत्यु जिसके कोई स्वाभाविक या जैविक पुरुष उत्तराधिकारी ना हो। दूसरा पूछा हुआ दिया हुआ है शासक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समय पर नजराना देने में विफलता। तीसरा दिया हुआ है रियासत के भीतर कोई आंतरिक विद्रोह या नागरिक अशांति। और चौथा दिया हुआ है किसी प्रतिद्वंदी विदेशी यूरोपीय शक्ति के साथ गुप्त गठबंधन पर हस्ताक्षर करना। तो इसका देख लेते हैं इंग्लिश में क्या दिया हुआ है। तो इंग्लिश में है कि according to the principles of doctrine of lapse, what triggered the annexation of princely states by the British? पहला ऑप्शन है द डेथ ऑफ अ रूलर विदाउट अ नेचुरल बायोलॉजिकल मेल हेयर। दूसरा है द फेलियर ऑफ द रूलर टू पे टाइमली ट्रिब्यूट्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा है एन इंटरनल रिबेलियन और सिविल अनरेस्ट विद इन द प्रिंसली स्टेट। और चौथा है द साइनिंग ऑफ अ सीक्रेट अलायंस विद अ राइवल फॉरेन यूरोपियन पावर। क्वेश्चन को, प्रश्न को मैं सरल रूप में बता दूं कि व्यापगत की संधि, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की संधि जिसके अंतर्गत इंडियन स्टेट को एक्वायर किया जाता था, वो किस केस में एक्वायर किया जाता था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी है, काफी फेमस पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो सिद्धांत थी जिसके अंतर्गत कोई इंडियन रूलर, कोई भारतीय शासक जिसका अपना नेचुरल वारिस, बायोलॉजिकल हेयर नहीं होता था, वैसी रियासत उस राजा के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत मानी जानी जाती थी। तो अगर आप राजा हैं और अगर आपका कोई नेचुरल वारिस नहीं है, नेचुरल सन नहीं है, अडॉप्टेड सन नहीं चलेगा, गोद लिया हुआ बेटा नहीं चलेगा, अगर किसी राजा के पास उसके खुद के बायोलॉजिकल संतान, नेचुरल वारिस नहीं होते थे, तो उस राजा के बाद उसका जो राजपाट होता था वो कंपनी के अधीन चला जाता था। इसी नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको व्यपगत की सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी की नीति है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी नीति है? लॉर्ड डलहौजी की। और लॉर्ड डलहौजी जो है वो 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा है। तो लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आपने लिखा था वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर था वो था ए, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसी शासक की मृत्यु जब उसका कोई स्वाभाविक या जैविक पुरुष उत्तराधिकारी ना होता था, तब जाकर उसकी गद्दी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चली जाती थी। इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर है ए, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तब लगती थी द डेथ ऑफ अ रूलर विदाउट अ नेचुरल और बायोलॉजिकल मेल हेयर, एडॉप्टेड सन नहीं चलेगा। और यही जो नीति थी जिसके अंतर्गत उस राजा का राजपाट ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती थी अगर उसका कोई नेचुरल वारिस नहीं होता था, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और कुछ इंडियन स्टेट्स हैं जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एक्वायर किया गया था, उसमें सबसे पहला नाम आता है सतारा। तो सतारा, सतारा को 1848 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एक्वायर किया गया था। सतारा के बाद फिर है जैतपुर और संभलपुर, ठीक है। सतारा के बाद जैतपुर, जैतपुर एंड संभलपुर। जैतपुर और संभलपुर को एक्वायर किया गया था 1849 1849 में। अब ये सब भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बागहट, बागहट, बागहट को एक्वायर किया गया था 1850 में।
बाघट के बाद उदयपुर 1852, उदयपुर उदयपुर को एनेक्स किया गया था 1852 1852 में। उदयपुर के बाद झांसी, झांसी जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में इन्वॉल्व हुई थी, तो झांसी को एनेक्स किया गया था 1853 में। और झांसी के बाद नागपुर, नागपुर को एनेक्स किया गया है 1854 में, 1854 में। तो ये कुछ इंडियन स्टेट्स हैं जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिशर्स लोगों ने एक्वायर किया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो एरिया एक्वायर किए गए हैं वो ऑप्शन में दे दे, और सब्सिडरी अलायंस के तहत जो एरिया एक्वायर किया गया है वो भी ऑप्शन में दे दे, और फिर एग्जाम में पूछा जाए कि इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा एरिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या कौन सा एरिया सब्सिडरी अलायंस के तहत एक्वायर किया गया है। क्लियर है ये चीज? तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो ये है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ फिर मैं हिंदी में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपने क्या आंसर दिया था आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग रेगुलरली चेक भी करते हैं अपने कमेंट बॉक्स को कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो सही जवाब दे पा रहे हैं ऑन एन एवरेज, और कितने स्टूडेंट्स हैं जो सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और उसके आधार पर फिर हम लोग टॉपिक्स का चयन करते हैं कि कौन सा टॉपिक्स वैसा है जिसमें स्टूडेंट्स लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और फिर उन टॉपिक्स को हम लोग सीबीएस सीरीज में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सीरीज में क्वेश्चंस के आधार पर डिस्कस करते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिए अगर आप कोई किसी क्वेश्चन का जवाब देना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ आपको इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सीरीज में क्या इंप्रूवमेंट या कोई अगर आपको एडवाइस देना है तो वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये है कि आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद, द ब्रिटिश वी आर फोर्स टू साइन ट्रीटी ऑफ मैड्रास इन 1769। तो पहला जो बोल रहा है ऑप्शन कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ब्रिटिश लोगों को ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करना पड़ा। ये बिल्कुल सही जवाब है जी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है, प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर, वो 1767 से 1769 तक चलेगा, और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ है ट्रीटी ऑफ मैड्रास से। सो ऑल टुगेदर 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है। जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये आपको 1767 1767 से 1769 तक चला है, और ये खत्म हुआ है ट्रीटी ऑफ मद्रास, मतलब मद्रास की संधि के साथ। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास मतलब मद्रास की संधि, इससे पहला एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ है। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर जो है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर आपको 1780 से 1784 तक चला है, और ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से, मैंगलोर की संधि से, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर की संधि। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ये 1790 1790 से 1792 तक चला है, और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ है श्रीरंगापट्टनम की संधि से। श्रीरंगापट्टनम जो कि हैदर अली का राजधानी भी हुआ करता था। और चौथा एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 1799 1799 में लड़ा गया है, और इस चौथे एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। तो ऑल टुगेदर 4 एंग्लो मैसूर वॉर हैं। इसमें जो क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रहा है पहला, कि पहला एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिश लोगों को ट्रीटी ऑफ मैड्रास साइन करना पड़ा 1769 में, ये बिल्कुल सही है। पहला एंग्लो मैसूर वॉर मद्रास की संधि से खत्म हुआ है, तो फर्स्ट सही है। सेकंड पूछ रहा है, द अटैक ऑन किंगडम ऑफ ट्रावंकोर बाय टीपू सुल्तान वॉज द ट्रिगर फॉर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में लिखा हुआ है कि टीपू सुल्तान द्वारा त्रावंकोर राज्य पर किया गया आक्रमण दूसरे आंग्लो मैसूर युद्ध का तत्कालीन कारण बना। यह भी सही ऑप्शन है। देखिए, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो था, जो द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर है,
द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, अगर इसको बोले सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का जो कारण ये था कि कोच्चिन, कोच्चिन एक स्टेट है, ठीक है, कोच्चिन का दो टेरिटरी हुआ करता था, जल कोत्तल एंड कैनानौर। तो ये दो एरिया हुआ करता था, जल कोत्तल एंड कैनानौर। तो जल कोत्तल और कैनानौर ये दो एरिया था, और इस एरिया को डच लोगों ने बेच दिया था त्रवंकोर के महाराजा को। तो डच लोग जो थे ये इन एरियाज को किसको बेच दिए? महाराजा ऑफ त्रवंकोर। त्रवंकोर के महाराजा ने जल कोत्तल और कैनानौर का क्षेत्र कोचिन इसके साथ डच लोगों के से खरीद लिया। लेकिन ये जो एरिया थे जल कोत्तल और कैनानौर का एरिया, ये विवादित क्षेत्र थे, विवादित एरिया थे। विवादित क्षेत्र कहने का मतलब कि इन दोनों स्थानों पर एक और पावर था जो अपना क्लेम करता था, और वो था कोच्चिन। तो कोचिन और डच लोगों के बीच में पहले से ही जल कोत्तल और कैनानौर के एरिया को लेकर डिस्प्यूट था, लेकिन फिर भी डच लोगों ने इन दो विवादित क्षेत्रों को बेच दिया था त्रवंकोर के महाराजा को। तो अब ये जो डिस्प्यूट होगा ये कोचिन और महाराजा ऑफ त्रवंकोर के बीच में हो जाएगा। कोचिन कहेगा कि जल कोत्तल और कैनानौर हमारा है, और त्रवंकोर का महाराजा बोलेगा कि इस एरिया को हम लोगों ने डच से खरीद लिया है। अब ये जो कोचिन था जो कि इन दो एरियाज पे अपना क्लेम करता था, ये कोच्चिन वास्तविक में मैसूर का प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करता था। प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ मैसूर मतलब कोच्चिन के डिफेंस, कोच्चिन की रक्षा की जिम्मेवारी मैसूर की थी, और इसके लिए कोच्चिन जो था वो साल में कुछ पैसा मैसूर को पहुंचा दिया करता था। तो जब अब विवाद, जब अब कॉन्फ्लिक्ट कोच्चिन का हो गया ट्रैवंकोर के साथ, किस एरिया को लेकर? जल कोत्तल और कैनानौर का एरिया को लेकर, तब ऐसी स्थिति में मैसूर को कोच्चिन के प्रोटेक्शन पे आना पड़ेगा। इस समय मैसूर के राजा टीपू सुल्तान होंगे, और टीपू सुल्तान त्रवंकोर के महाराजा पर अटैक कर देंगे, और यहां से द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की शुरुआत होती है। तो इसलिए जो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ था कि टीपू सुल्तान द्वारा त्रवंकोर राज पर किया गया आक्रमण दूसरे आंग्लो मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण बना, यह बिल्कुल सही है। इंग्लिश में अगर देखें इसी ऑप्शन को, द अटैक ऑन किंगडम ऑफ ट्रैवंकोर बाय टीपू सुल्तान वाज द ट्रिगर फॉर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, यह बिल्कुल सही है। और तीसरा दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान रेफ्यूजल टू एक्सेप्ट वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस लेड टू फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। हिंदी में देखें तो वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने से टीपू सुल्तान के इनकार के कारण चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, यह बिल्कुल सही है। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है वो 1799 1799 में हुआ है, और 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली नया गवर्नर जनरल बनकर आ चुका था, और इस समय लॉर्ड वेलेस्ली ने फाइनली लास्ट में टीपू सुल्तान को ऑफर किया था कि मैसूर जो है वो सब्सिडरी अलायंस साइन कर ले। जब टीपू सुल्तान ने इससे इनकार कर दिया था, तो फिर लॉर्ड वेलेस्ली जो होगा वो टीपू सुल्तान पर झूठा आरोप लगाएगा कि मैसूर अफगानिस्तान के राजा जमन शाह के साथ मिलकर कंपनी के खिलाफ विरोध मतलब विद्रोह करने का षड्यंत्र बना रहा है, और ऐसे केस में इस झूठे आरोप को लेकर लॉर्ड वेलेस्ली मैसूर पर अटैक कर देता है, और यहां से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत होती है। तो तीसरा ऑप्शन भी जो दिया हुआ है कि वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने से टीपू सुल्तान के इनकार के कारण चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, या फिर इंग्लिश में लिखे तो टीपू सुल्तान रेफ्यूजल टू एक्सेप्ट वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस लेड टू फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, यह भी ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चुनिए, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था डी। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 वाज डी। आप लोगों का क्या था करेक्ट आंसर, वो आप जवाब में बता सकते हैं। ठीक है, अगेन जो भी आपका जवाब होगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर द मराठा फोर्सेस सक्सेसफुली यूज्ड स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी टू ट्रैप एंड डिफीट द ब्रिटिश आर्मी एट विच हिस्टोरिक बैटल। अगर हम लोग हिंदी में देखें
तो हिंदी में कहा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान मराठा सेना ने किस ऐतिहासिक युद्ध में ब्रिटिश सेना को फंसाने और हराने के लिए झुलसी हुई धरती की नीति, झुलसी हुई धरती की नीति को ही इंग्लिश में कहते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी का सफलतापूर्वक उपयोग किया था। ठीक है जी। और ये आपके ऑप्शन दिए हुए थे, पहला था बैटल ऑफ असाई, दूसरा दिया हुआ था बैटल ऑफ हादासपुर, तीसरा दिया हुआ था बैटल ऑफ खिड़की, और चौथा दिया हुआ था बैटल ऑफ वडगांव। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से किस में ब्रिटिश मतलब मराठा लोगों ने स्कॉट्स अर्थ पॉलिसी अपनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर था डी। ठीक है, बैटल ऑफ वडगांव। वडगांव की लड़ाई वो लड़ाई है जिसमें फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के दौरान मराठा फोर्सेस ने स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, जिसको हिंदी में झुलसी हुई धरती की नीति है, उसका उपयोग किया था। देखिए, अगर एंग्लो मराठा वार की बात करें तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है वो 1775 से 1782 के बीच में लड़ा गया है। जो पहला एंग्लो मराठा वॉर है वो 1775 से 1782 के बीच में लड़ा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से है। दूसरा जो एंग्लो मराठा वॉर है वो 1803 से 1805 को लड़ा गया है। और तीसरा एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1817 से 1819 के बीच में लड़ा गया है। दूसरा जो है वो 1803 से 1805 और तीसरा 1817 से 1819। तो तीन एंग्लो मराठा वार हुए हैं। जो ये बैटल दिया हुआ बैटल ऑफ वडगांव, ये आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से जुड़ा हुआ है। और स्कॉट्स अर्थ पॉलिसी क्या होता था? तो स्कॉट्स अर्थ पॉलिसी वो नीति होती थी जिसके तहत मराठा लोग जो हैं वो खेत खलिहानों को नष्ट कर देते थे, और जो कुएं होते थे, कुएं जो पानी पीने का स्रोत होता था, उसमें जहर मिला दिया करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि बोरिंग रोड का एरिया है और बोरिंग रोड के एरिया में आप जो हैं बोरिंग रोड की रक्षा कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि दुश्मन की फौज जो है वो बोरिंग रोड के काफी करीब आ चुकी है, अब 3 से 4 दिन और आप बोरिंग रोड को संभाल सकते हैं, उसके बाद दुश्मन की सेना इस एरिया में आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते कि जो भी बोरिंग रोड के एरिया का खेत खलिहान है उसको आप डिस्ट्रॉय कर देते, नष्ट कर देते, उसमें आग लगा देते, और जो भी बोरिंग रोड एरिया के आसपास में कुआं है उस कुएं में आप जहर मिला देते, ताकि अगर दुश्मन की फौज इस एरिया में आए भी तो बिना भोजन और बिना पानी के दुश्मन की फौज ज्यादा दिनों तक इस एरिया पे अपना होल्ड, अपना नियंत्रण मेंटेन ना कर पाए। तो ये जो नीति थी, ये जो पॉलिसी थी जिसके अंतर्गत फार्म लैंड्स को जला दिया जाता था और कुएं में जहर मिला दिया जाता था, इसी नीति को स्कॉट्स अर्थ पॉलिसी कहते हैं। और स्कॉट्स अर्थ पॉलिसी को मराठा फोर्सेस में जो मतलब कि जिन्होंने अप्लाई करवाया है वो है महाद जी सिंधिया। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है उसमें मराठा फौजों का नेतृत्व महाद जी सिंधिया कर रहे थे, और उन्हीं के निर्देशानुसार पहला एंग्लो मराठा वॉर में मराठास लोगों ने वडगांव की लड़ाई, बैटल ऑफ वडगांव में स्कॉट्स अर्थ पॉलिसी का नियम अपनाया था। तो स्कॉट्स अर्थ पॉलिसी जो है इसको किसने मराठास लोगों को इनकरेज किया था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में यूज करने के लिए? तो महाद जी सिंधिया। तो महाद जी सिंधिया वो व्यक्ति हैं जो प्रथम एंग्लो मराठा वॉर में मराठा सेना का नेतृत्व भी करेंगे, और इन्हीं के निर्देशानुसार स्कर्स्ट अर्थ पॉलिसी या झुलसी हुई धरती की नीति का इस्तेमाल वडगांव की लड़ाई में मराठास लोगों ने किया था। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एंग्लो सिख वॉर से रिलेटेड है, एंग्लो सिख वॉर। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846, लाहौर की संधि जो 1846 में हुई, इट रिकॉग्नाइज द माइनर महाराजा दिलीप सिंह एज रूलर विथ महारानी जिंदान रिमेनिंग एज हिज रीएजेंट। इसको मैं हिंदी में भी पढ़ दूंगा, लेकिन अगेन इस क्वेश्चन का आपने क्या जवाब दिया है उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
दूसरा दिया हुआ है कि ड्यू टू द लाहौर दरबार्स इनएबिलिटी to pay the complete war indemnity, Jammu and Kashmir was ceded to the British, who subsequently sold it to Gulab Singh through the Treaty of Amritsar 1846. और क्वेश्चन पूछ रहा है कि which of the statement given above is or are correct? उपयुक्त में से कौन से कथन जो कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर से रिलेटेड दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है, इसको आइडेंटिफाई करना था। हिंदी में देख लें हम, तो हिंदी में लिखा हुआ है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद की स्थितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और कथन दिया हुआ है कि लाहौर की संधि 1846 ने नाबालिग महाराजा दिलीप सिंह को शासक के रूप में मान्यता दी और महारानी जिंदान उनकी संरक्षिका बनी रही। यह बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ था कि ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंतर्गत महाराजा दिलीप सिंह को सिख एम्पायर का राजा चुना गया और उनकी मां महारानी जिंदान को उनका री एजेंट चुना गया, यह बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में होगा और ये ट्रीटी ऑफ लाहौर का एक प्रोविजन है। दो एंग्लो सिख वॉर हुए हैं। पहला एंग्लो सिख वॉर जो है वो 1845 टू 46 में लड़ा गया है। पहला एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 के बीच में लड़ा गया है। और दूसरा एंग्लो सिख वॉर जो है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, वो 1848-49 में लड़ा गया है, 1848-1849 में। पहला जो सिख वॉर है, पहले सिख वॉर में दो ट्रीटी इन्वॉल्व है, ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ भैरोवल। ठीक है जी। और याद रखिएगा कि ये जो एंग्लो सिख वॉर हुआ है, ये महाराजा रंजीत सिंह का ब्रिटिश लोगों के साथ लड़ाई नहीं हुआ है। महाराजा रंजीत सिंह जो कि पंजाब स्टेट के फाउंडर माने जाते हैं, पंजाब साम्राज्य के फाउंडर माने जाते हैं, उनकी मृत्यु के बाद एंग्लो सिख वॉर हुआ है। क्योंकि जब तक महाराजा रंजीत सिंह जीवित थे, महाराजा रंजीत सिंह जो कि सुकरचकिया मिसल से बिलोंग करते थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से बिलोंग करते थे। मिसल जो होता था वो मिलिट्री ब्रदरहुड को कहा जाता था और महाराजा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से बिलोंग करते थे। तो जब तक महाराजा रंजीत सिंह जीवित थे, महाराजा रंजीत सिंह को इस बात का पता था कि उनके पास उतने रिसोर्सेस, संसाधन नहीं है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दे सके। और इसलिए महाराजा रंजीत सिंह ने अपने जीवन काल में ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर की संधि साइन कर ली थी ब्रिटिश लोगों के साथ। तो अमृतसर की संधि, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो था, अमृतसर की संधि 1809 में साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि, तो अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह ने साइन की थी 1809 में, 1809 में। और ये जो अमृतसर की संधि थी, ये फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। फ्रेंडशिप ट्रीटी मतलब मैत्रिक संधि थी ये। तो महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश लोगों के बीच में एंग्लो सिख वार नहीं हुआ है। लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह का निधन हो जाता है और महाराजा रंजीत सिंह 1839, 1839 में महाराजा रंजीत सिंह का निधन हो जाता है, तो महाराजा रंजीत सिंह के निधन के बाद सिख एम्पायर में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता का दौर आ जाता है। तो महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई 1839 में और महाराजा रंजीत सिंह के बाद खड़क सिंह नए राजा बने। खड़क सिंह की मृत्यु हो गई। खड़क सिंह की मृत्यु के बाद नौ निहाल सिंह, वो सिख साम्राज्य के राजा बनाए गए, उनकी मृत्यु हो गई। नौ निहाल सिंह के बाद शेर सिंह को राजा बनाया गया, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद लगातार खड़क सिंह की मृत्यु, खड़क सिंह की मृत्यु के बाद नौ निहाल सिंह की मृत्यु, नौ निहाल सिंह की मृत्यु के बाद शेर सिंह की मृत्यु। इसकी वजह से जो राजनीतिक अस्थिरता आई, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई, उसको काफी गौर से ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैत्री संधि,
फ्रेंडशिप ट्रीटी तो महाराजा रंजीत सिंह के साथ की थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को पंजाब का एरिया चाहिए था, क्योंकि पंजाब का एरिया काफी फर्टाइल, काफी उपजाऊ था। पंजाब के एरिया में 5 नदियां बहती थी। पंजाब वॉज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, और अगर पंजाब कंपनी के कंट्रोल में आ जाता तो कंपनी को अच्छा खासा लगान पंजाब के सीमा से, पंजाब के एरिया से मिल सकता था। तो इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने महाराजा रंजीत सिंह के जाने के बाद जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता जो सिख साम्राज्य में आया, उसका फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने झूठा आरोप, एक फॉल्स एलिगेशन सिख एम्पायर पे लगाया कि सिखों की सेना ने अमृतसर की संधि का उल्लंघन किया है। वो अमृतसर की संधि जो महाराजा रंजीत सिंह ने साइन किया था और जिसके तहत सतलज नदी को बॉर्डर माना गया था बिटवीन सिख एम्पायर एंड ब्रिटिश एम्पायर, उस ट्रीटी ऑफ अमृतसर, उस अमृतसर की संधि का उल्लंघन सिख सेनाओं ने किया है। ऐसा झूठा आरोप कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख साम्राज्य पे लगाया, और यही आरोप लगाकर सिख साम्राज्य पर कंपनी की फौज अटैक कर देगी, और यहां से पहला एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होता है। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है उसमें, या फिर दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में महाराजा रंजीत सिंह का कोई रोल नहीं है। एंग्लो मैसूर युद्ध के समय महाराजा रंजीत सिंह का निधन हो चुका था। पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ है उसका कारण जो ब्रिटिशर्स लोगों ने, कंपनी ने लगाया था, वो था अमृतसर की संधि का वायोलेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और इस एंग्लो सिख वॉर में सिख लोग वॉर हार जाएंगे, और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हारने के बाद कंपनी सिख लोगों पर एक ह्यूज वॉर इंडेमनिटी इंपोज करेगी। ऑल टुगेदर लगभग 1 करोड़ का युद्ध खर्च, वॉर इंडेमनिटी कंपनी जो है वो सिख पे लगाती है, सिख साम्राज्य पे लगाती है। अब 1 करोड़ रुपए का जो अमाउंट था वो काफी ज्यादा था। इतने बड़े अमाउंट को देने में सिख साम्राज्य सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से कश्मीर का एरिया जो महाराजा रंजीत सिंह ने अपने जीवन काल में जीता था, उस कश्मीर के एरिया को अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य से निकाल लिया, और उस कश्मीर को 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया। तो कश्मीर को सिख साम्राज्य से निकालकर 75 लाख नानक शाही रुपए में अंग्रेजों ने गुलाब सिंह डोगरा को इसीलिए बेच दिया क्योंकि सिख साम्राज्य, सिख एम्पायर 1 करोड़ रुपए की वॉर इंडेमनिटी देने में असफल रहा था कंपनी को। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ था कि लाहौर की ट्रीटी ने महाराजा दुलीप सिंह को रूलर रिकॉग्नाइज किया, यह सही है। और दूसरा, ड्यू टू लाहौर दरबार इनएबिलिटी टू पे द कंप्लीट वॉर इंडेमनिटी, 1 करोड़ रुपए नहीं दे पाए थे सिख साम्राज्य, तो इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर वॉज सेडेड टू द ब्रिटिश who subsequently sold it to गुलाब सिंह through the treaty of अमृतसर 1846। ये बिल्कुल सही है। अब ये याद रखिएगा कि अमृतसर की संधि 2 हुई है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि एक तो महाराजा रंजीत सिंह ने जो साइन की वो भी अमृतसर की संधि थी, और वो आपको साइन हुई थी कब? 1809 में, 1809 में। और ये जो अमृतसर की संधि है ये दूसरी अमृतसर की संधि है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाब सिंह डोगरा के साथ किया था 1846 में, और इस संधि के अंतर्गत कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा को 75 लाख रुपए में बेच दिया गया था। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। आपने क्या जवाब लिखा था आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अंडर द परमानेंट सेटलमेंट अगेन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में, ये पता ही होगा आपको। 3 तरीके के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। एक तो जामींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट को ही जामींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, तो परमानेंट सेटलमेंट को ही जामींदारी सिस्टम कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि अंडर द परमानेंट सेटलमेंट व्हाट शेयर ऑफ द कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू वाज टू बी केप्ट बाय द जामींदार
एंड व्हाट शेयर वेंट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये हमारे बीसीडब्ल्यू के स्प्रिंट टेस्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ था। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में ये पूछ रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत, अस्थाई बंदोबस्त को ही जामींदारी प्रथा कहते हैं, और अस्थाई बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। तो अस्थाई बंदोबस्त के तहत एकत्रित भू राजस्व का कितना हिस्सा जामींदार के पास रहता था और कितना हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था। ठीक है, ये तो बहुत इजी ऑप्शन है। अगर आप परमानेंट सेटलमेंट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 10/11 पार्ट जो है वो जामींदार को जाता था। ठीक है, सॉरी, 10 जामींदार के पास रहता था, 10/11 पार्ट जो था वो जामींदार के पास जाता था, और 1/11 भाग जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो जाता था आपको कंपनी के पास। ठीक है जी, सॉरी, 10/11 स्थायी बंदोबस्त के तहत। अच्छा, एकत्रित भू राजस्व का कितना हिस्सा जामींदार के पास जाता था। ओके, तो जामींदार के पास जो जाएगा वो 1/11 जाएगा। 1/11 पार्ट जो था वो जामींदार के पास जाता था, और 10/11 पार्ट जो है वो कंपनी के पास जाता था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत था नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, कंपनी को 10/11 पार्ट जाता था और जामींदार को 1/11 पार्ट जाता था। और जामींदारी सिस्टम जो है, जामींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। और यही जो जामींदारी सिस्टम है, इसी के अंतर्गत सनसेट क्लॉज भी होता था। तो इसका करेक्ट आंसर तो बी हो गया। ठीक है जी, 1/11 भाग जो था वो जामींदार को जाता था, और 10/11 भाग जो था वो कंपनी को जाता था। और ये जामींदारी सिस्टम के अंतर्गत कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट, इसी को जामींदारी सिस्टम कहते हैं, और इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। और इस सिस्टम के अंतर्गत, परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत, जो जामींदार होते थे उनको ओनर्स ऑफ लैंड माना जाता था। दे वेर रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर्स ऑफ लैंड। साथ ही साथ इसी जामींदारी सिस्टम के अंतर्गत सनसेट क्लॉज भी आता था। सनसेट क्लॉज और सनसेट लॉ आ सकता है क्वेश्चन आपको कि सनसेट क्लॉज जो है वो किस लैंड रेवेन्यू व्यवस्था के अंतर्गत आता था। तो सनसेट क्लॉज जो है वो जामींदारी सिस्टम के अंतर्गत आता था। और सनसेट क्लॉज वो लास्ट तारीख होता था जब जामींदार को तय किया हुआ पैसा कंपनी तक पहुंचा देना होता था। तो जैसे कि मान लीजिए कि आज 28 तारीख है, तो ये 28 तारीख लास्ट डेट था जब किसी जामींदार को पैसा कंपनी तक पहुंचा देना था। तो ये 28 तारीख कब तक मान्य रहेगा? तो जब तक 28 तारीख तक का, जब तक सूर्य जब तक सनसेट नहीं होगा तब तक 28 तारीख माना जाएगा। मान लीजिए कि 5 बजे ही 28 तारीख को सनसेट हो गया, तो 5 तारीख के बाद 28 तारीख जो है वो लैप्स हो गया। इसी को सनसेट क्लॉज कहते हैं। सनसेट मतलब सूर्यास्त। तो वो तारीख, लास्ट डेट तब तक मानी जाती जब तक उस तारीख का सूर्यास्त ना हुआ हो। इसी को सनसेट क्लॉज कहते हैं। और उस तारीख तक जामींदार लोगों को पैसा कंपनी तक पहुंचा देना होता था। और जामींदार इंटरमीडियरी होते थे, जामींदार बिचौलिए होते थे, जो कि किसान से पैसा लेते थे और कंपनी को पैसा पहुंचाते थे। और उसके लिए जामींदार लोगों को कमीशन भी मिलता था। जितना पैसा जामींदार कलेक्ट करते थे उसका 10/11 भाग कंपनी ले लेती थी, और 1/11 भाग जामींदार लोगों को मिलता था। और तय किए हुए अमाउंट के अलावा इतना हिस्सा तो दिया जाता था जो तय किया हुआ अमाउंट है। इसके ऊपर अगर जामींदार ने कलेक्शन किया तो उसके ऊपर का कलेक्शन का जो भी हिस्सा रहेगा वो जामींदार का अपना हिस्सा माना जाता था। मान लीजिए कि आप जामींदार हैं और आपको 50 लाख रुपए जो है वो पहुंचाना है कंपनी को। तो 50 लाख के ऊपर जो भी कलेक्शन आप कर रहे हैं, लेट से आपने 80 लाख का कलेक्शन कर लिया, तो 50 लाख के ऊपर जो भी कलेक्शन होगा वो जामींदार के पॉकेट में जाएगा। और साथ ही साथ चूंकि 50 लाख अग्रीड अमाउंट था, जो आपने अग्री किया था कंपनी को पहुंचाने का, तो 50 लाख अगर आपने पहुंचा दिया है तो उस 50 लाख में से भी आपको 1/11 हिस्सा मिलता। तो ये था आपको जामींदारी सिस्टम, जिसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर जो था वो था बी। ठीक है जी, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विथ द इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम जो है वो 1820 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और सबसे पहले रैयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि रैयतवारी सिस्टम सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। और रैयतवारी सिस्टम के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड का। थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। और आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है जी, थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ये करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर था सी। और क्वेश्चन कह रहा था, एक बार हिंदी में देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत और उसे लागू करने का श्रेय दिया जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो पहला ऑप्शन था, ये तो जामींदारी सिस्टम से जुड़े हुए थे जो भी मैंने आपको बताया, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है जामींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट से। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि होल्ट मैकेंजी का नाम जुड़ा हुआ है महलवाड़ी सिस्टम से। ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट आंसर, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड, इसलिए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का था सी। रैयतवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत क्या किया जाता था, देखिए अंग्रेजों के 3 लैंड रेवेन्यू वसूल करने के सिस्टम थे। पहला जो मैंने बताया परमानेंट सेटलमेंट, जिसको जमींदारी प्रथा कहते हैं, दूसरा था रैयतवाड़ी प्रथा, और तीसरा था महलवाड़ी प्रथा। तो कंपनी के द्वारा लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के 3 इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, जामींदारी, रैयतवारी, महलवारी। जामींदारी में लैंड रेवेन्यू जामींदार कलेक्ट करते थे, जबकि रैयतवारी सिस्टम में लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन डायरेक्ट किसानों से होता था। मतलब कंपनी के अधिकारी किसानों से लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली कलेक्ट करते, रैयतवारी में कोई भी बिचौलिए नहीं होते थे। रैयत मतलब होता है किसान। और रैयतवारी प्रथा सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और इससे नाम जो जुड़ा हुआ है वो थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड का है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर जो था वो था सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज द महलवाड़ी सेटलमेंट। देखिए महलवाड़ी सेटलमेंट आ गया। महलवाड़ी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है 1822 में। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, जामींदारी सिस्टम जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, जामींदारी प्रथा इंट्रोड्यूस की गई थी 1793 में, 1793 में, और इस प्रथा से नाम जुड़ा हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। और जामींदारी प्रथा ऐसी प्रथा थी जिसमें बिचौलिए होते थे, इंटरमीडियरी होते थे, और वही इंटरमीडियरी होते थे जामींदार। और जामींदार लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिला होता था जब तक जामींदार अपने द्वारा तय किया गया पैसा कंपनी को पहुंचा रहे हैं। तो जामींदारी सिस्टम के अंतर्गत जामींदार लोगों को जमीन का मालिकाना हक भी मिला होता था। साथ ही साथ जामींदारी सिस्टम हेरिडिटरी होती थी। हेरिडेटरी कहने का मतलब कि पिता के बाद उसकी जामींदारी उसके पुत्र को मिलती, अगर अग्री किया हुआ पैसा टाइम टू टाइम कंपनी को मिल रहा है तो। और जामींदारी सिस्टम में ही सनसेट क्लॉज भी होता था। सनसेट क्लॉज वो आखिरी तारीख जब जमींदार को पैसा पहुंचाना होता था कंपनी को। तो जामींदारी सिस्टम को 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। दूसरा जो प्रथा था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, वो रैयतवारी था, जो अभी हम लोगों ने देखा। और रैयतवारी सिस्टम 1820 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें नाम जो जुड़ा हुआ था वो था थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। ये भी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। तीसरा जो था वो था महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम 1822 में इंट्रोड्यूस की गई, और महलवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है होल्ट मैकेंजी ने। तो ये एग्जाम में आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि किस गवर्नर जनरल ने कौन सी मतलब की पॉलिसी अपनाई।
अब जामींदारी सिस्टम की बात करें तो जामींदारी सिस्टम बंगाल यूपी के एरिया में था। रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास प्रेसिडेंसी और दक्कन के एरिया में लगा हुआ था। और महलवाड़ी सिस्टम जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और पंजाब साइड में जिस प्रथा से पैसा वसूला जाता था किसानों से, उसको महलवाड़ी सिस्टम कहते थे। तो भारत के अन्य अन्य क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाई गई थी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस एरिया में महलवाड़ी सिस्टम लगी हुई थी। तो इसमें देखिए मैंने कहा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। पंजाब और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के अंतर्गत महलवाड़ी सिस्टम लगा हुआ था। मद्रास और बॉम्बे में तो रैयतवाड़ी होगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आपको जो होगा वो होगा आपको जामींदारी। असम एंड कुर्ग में भी रैयतवाड़ी था। तो जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का होगा वो होगा ए, दैट इज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया और पंजाब। ये 3 एरिया थे जहां पर महलवाड़ी सिस्टम लगाई गई थी। और महलवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत पूरे गांव का लैंड रेवेन्यू डिसाइड कर दिया जाता था। मतलब इंडिविजुअल कल्टीवेटर नहीं, बल्कि एक गांव का रेवेन्यू का टारगेट कितना होगा वो डिसाइड कर दिया जाता था। और पूरे गांव वाले लोगों को अपना अपना लगान जो है वो देना होता था। जैसे मान लीजिए कोई गांव है ए, उस गांव का रेवेन्यू डिसाइड कर दिया गया 50 लाख रुपए, कि उस गांव से 50 लाख रुपए आने चाहिए। अब उस गांव में जितने भी किसान होंगे उनमें वो 50 लाख रुपए की राशि बांट दी जाएगी और उस आधार पर अपना 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 लगान जो किसान होंगे वो विलेज हेडमैन, गांव के मुखिया को देंगे, पहुंचाया करेंगे। यही जो प्रथा होती थी इसी को महलवाड़ी सिस्टम कहते थे। और महलवाड़ी सिस्टम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया और पंजाब में लगाया गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ प्राइमरी कमर्शियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिजिड हाई कैश रेवेन्यू डिमांड इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। हिंदी में अगर हम लोग देखें तो हिंदी में यह प्रश्न ये कह रहा है कि ब्रिटिश भूमि नीतियों द्वारा भारतीय कृषि पर थोपी गई कठोर और भारी नकद राजस्व मांगों का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यावसायिक परिणाम था। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स लोगों ने हाई लैंड रेवेन्यू इंपोज करना जब शुरू किया किसान लोगों पर, तो उसका क्या परिणाम निकला। ठीक है, वही पूछ रहा है। तो पहला है वाइड स्प्रेड शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। किसान लोग जो थे वो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट करने लगे। सेकंड है कंप्लीट एराडिकेशन ऑफ रूरल इंडेप्टनेस टू लोकल मनी लेंडर। ये तो गलत है। ब्रिटिश लोगों के आने की वजह से कहां गांव की गरीबी और भारतीय की गरीबी खत्म होगी, वो तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड बोल रहा है एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग अमॉन्ग स्मॉल स्केल फार्मर्स। कहने का मतलब कि कंपनी के आने की वजह से छोटे किसानों के बीच भूमि जोतों का न्याय संगत वितरण, ये भी गलत है। चौथा है किसानों द्वारा मिट्टी सुधार के लिए पूंजी निवेश में वृद्धि, ये भी गलत है। कंपनी के आने की वजह से किसानों की स्थिति थोड़ी बढ़ेगी। तो ऐसा भी नहीं है कि कंपनी के आने की वजह से जो जमीन होगा उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है तो सी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। स्थानीय साहूकारों से ग्रामीण ऋणग्रस्तता का पूर्ण उन्मूलन, यह भी गलत होगा। Isn't it? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। कहने का मतलब कि जैसे जैसे कंपनी का रूल इंडिया में बढ़ते चला जाएगा उन उन क्षेत्रों में कंपनी लगान के रेट्स को, लैंड रेवेन्यू के रेट्स को काफी ज्यादा बढ़ाती चली जाएगी, जिसकी वजह से किसान जो होगा वो ऋण, वो कर्ज में आ जाएगा। अब किसान को कंपनी फोर्स भी करेगी कि वो फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप लगाए। कैश क्रॉप वैसे फसल को कहते हैं जिनको बेचने से ज्यादा पैसा मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि किसान तो पहले ही गरीब हो रहे थे क्योंकि कंपनी जो है उन पर ज्यादा लगान बस लगा रही थी और
किसान को उस हिसाब से इनकम नहीं आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में कम किसान क्या करेगा कि फूड क्रॉप को छोड़कर कैश क्रॉप जैसे कि जूट हो गया, जैसे कि कॉटन हो गया, जैसे कि इंडिगो हो गया, ये सब की खेती करने लगेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ प्राइमरी कमर्शियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिजिड हाई कैश रेवेन्यू डिमांड imposed by ब्रिटिश लैंड पॉलिसी ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ब्रिटिश लैंड नीतियों, ब्रिटिश भूमि नीतियों के द्वारा जो एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू डिमांड मांगा गया, उससे भारतीय कृषि पर इनमें से मुख्यतः क्या असर पड़ा। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो पहला ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था कि ज्यादा लैंड रेवेन्यू की मांग की वजह से किसान लोग फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट करते चले गए, और इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर था वो था ए। ठीक है, आप लोगों ने क्या आंसर दिया था क्वेश्चन नंबर 9 का, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इस बार का सीबीएस का सीरीज, कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज का हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि who is traditionally regarded as father of civil services in India due to his structural modernization of the administration। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में पूछ रहा है कि प्रशासन के संरचनात्मक आधुनिकीकरण के कारण पारंपरिक रूप से किसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। और इसीलिए क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज में कुछ बदलाव लाए थे। जैसे सबसे पहला बदलाव तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये लाया था कि कंपनी के जो सिविल सर्वेंट थे उनको किसी भी तरीके का गिफ्ट या फिर इंडियंस लोगों से किसी भी तरीके का व्यापार करने से मनाही कर दिया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वो शख्स था जिसने इंडियन सिविल सर्वेंट्स को, भारत में जो सिविल सेवा के लोग थे उनको इंडियन लोगों के साथ व्यापार या इंडियन लोगों से किसी भी तरीके का गिफ्ट या पैसा लेने से मना करवा दिया था। साथ ही साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडियन सिविल सर्वेंट्स लोगों की सैलरी बढ़वा दी थी ताकि इन सिविल सर्वेंट्स लोगों को रिश्वत लेने की जरूरत ना पड़े। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस में इंटेग्रिटी लाने के लिए क्या किया था कि सिविल सर्विसेज लोगों का, सिविल सर्वेंट्स लोगों का सैलरी भी बढ़ा दिया था। साथ ही साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पोस्ट को थोड़ा सा कमजोर भी किया था। पहले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था उसका काम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जुडिशियल पावर्स भी होते थे, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से उसके जुडिशियल पावर्स को छीन लिया और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पूरी तरीके से लैंड रेवेन्यू, जमीन के लगान को वसूलने का ही काम दिया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से उसके जुडिशियल पावर्स छीन लिए और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक लैंड रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंट बनाया। तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और यही सब जो मैंने बदलाव आपको बताए कि इंडियन सिविल सर्वेंट सिविल सर्विसेज लोगों के सैलरी को बढ़ा देना या फिर इंडियन सिविल सर्वेंट्स लोगों को किसी भी तरीके के व्यापार में इन्वॉल्व ना होने देना, साथ ही साथ 500 पाउंड से ज्यादा का वेतन का जो भी पोस्ट था उसको यूरोपियंस मतलब ब्रिटिशर्स लोगों के लिए रिजर्व रख देना, उसमें इंडियंस लोगों की भागीदारी ना रखना, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जुडिशियल पावर्स को उससे छीन लेना, ये सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए थे। और इसी लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंतर्गत फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर था डी, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप लोगों ने क्या जवाब लिखा था वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमारा सेकंड सीबीएस सीरीज, कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज का दूसरा पार्ट जो है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, मॉडर्न हिस्ट्री से, वो खत्म हुआ। समय साथ साथ हम लोग समय के साथ साथ और भी कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज लाते रहेंगे। आपको हमारा ये कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।